हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और क्या बातें हैं इसमें? तो ओवर 72% राइज इन द नंबर ऑफ यूएपीए केसेस इन 2019। ये बेसिकली स्टडी आई है। ये जो डाटा है जिसमें ये बातें कही गई हैं, इट वाज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लोकसभा। लेकिन आप देख सकते हो ओनली 2.2% ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर यूएपीए बिटवीन 2016 टू 2019 वहां पर कन्विक्शंस देखने को मिला है बाय द कोर्ट। तो कन्विक्शन रेट आप देख सकते हो इन केसेस में काफी कम है, मिनिमल है, 2.2% आप देख सकते हो यहाँ पर। और यूएपीए की बात करें तो बेसिकली ये आपको स्पेशल प्रोसीजर्स प्रदान करता है या फिर गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू डील विद टेररिस्ट एक्टिविटीज एमंग अदर थिंग्स। और ये जो एक्ट है इसे स्पेसिफिकली 2019 में अमेंड की गई थी। और जो केसेस हैं अंडर यूएपीए वो इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं बोथ बाय द स्टेट पुलिस एंड नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एज वेल। तो हम जानेंगे इस यूएपीए के बारे में। और फिर जो दूसरा सेक्शन है हमारा, जो अमेंडमेंट हुए 2019 में, उसमें एडिशन क्या हुआ इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ टेररिस्ट। तो यूएपीए 1967 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2019 में क्या अमेंड हुई थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो या तो ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के रूप में घोषित कर सकते हैं। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। और अगर हम टेररिस्ट एक्ट की बात करें तो अंडर यूएपीए 1967 जो एक्ट्स हैं which has been committed within the scope of any treaties listed in a schedule to the act, तो वो आपका टेररिस्ट एक्ट कहा जाएगा। और आप देख सकते हो जो शेड्यूल है जिसके बारे में हमने बात की, इट लिस्ट 9 टेरिटरीज इंक्लूडिंग द कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, कन्वेंशन अगेंस्ट द टेकिंग ऑफ होस्टेजेस एलोंग विद जो 7 मोर हैं वो आपको बेसिकली टेररिस्ट एक्ट का जो आपका क्वालिफिकेशन है उसे बताता है। और अमेंडमेंट 2019 में क्या की गई इसके तहत, तो इसमें अनदर ट्रीटी एडिशन हुआ। इसमें है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो ये आपका एडिशन हुआ है। अलॉन्ग विथ अगर हम बात करें अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पावर की, तो आप देख सकते हो अंडर यूएपीए 1967 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ती थी टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर डीजीपी टू सीज प्रॉपर्टीज, है ना। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी रहेंगे उनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती थी डीजीपी से टू सीज प्रॉपर्टी दैट मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म। लेकिन अब इस नए अमेंडमेंट के तहत अगर इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ एनआईए, द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए वुड बी रिक्वायर्ड, है ना। तो ये आप देख सकते हो। और जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अंडर यूएपीए 1967, ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और एवं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। एलोंग विद जो अमेंडमेंट किए गए 2019 में, इट एडिशनली एम्पावर द ऑफिसर ऑफ एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एवं टू बिकम एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये कुछ अमेंडमेंट की गई थी। और यहाँ पर देखो ये जो डाटा प्रदान की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, द नंबर ऑफ अरेस्ट अंडर द यूएपीए जंप्ड बाय ओवर 37% इन 2019 एज कंपेयर टू 2018। और यहाँ आप देख सकते हो डाटा, आप ग्राफ अच्छे से देखो। ये जो आपके 2015 में आप यहाँ देख सकते हो जो पर्सन अरेस्ट किए गए, और यहाँ 2019 में देखो जो पर्सन अरेस्ट किए गए 1948 है। और ये देखो केसेस रजिस्टर्ड की बात करें तो ओनली 897, और जो आपके 2019 में केसेस बढ़कर 1226 हो गए हैं, है ना। तो ये आप कुछ देख सकते हो। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखनी है, तो एक्सक्लूसिवली आपको प्रीलिम्स के लिए जो है यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि व्हाट दिस एक्ट डील्स विद एंड हु इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अंडर दिस एक्ट। और ये जो कम से कम जो इतने डिटेल्स हैं ये जरूर पता होने चाहिए, ये 4-5 पॉइंटर जरूर पता होने चाहिए सो दैट आप एलिमिनेशन
की मदद से भी आप अपने आंसर को निकाल सको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। तो बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। इट इज अबाउट कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN। तो बेसिकली ये जो आपका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का, ये बेसिकली एक स्पेशल फंड के रूप में क्रिएट किया जाएगा फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना। तो इस फंड में पैसे कहां से आएंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लिवाई किए जाते हैं अंडर द फाइनेंस एक्ट 2007 के तहत, यहां से आपको इस फंड में पैसे डाले जाएंगे। 2018-19 बजट एक्चुअली जो है 3% जो पहले एजुकेशन सेस लगता था उसे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में लिया जाने लगा टू रेज एक्स्ट्रा फंड फॉर हेल्थ नीड्स ऑफ रूरल एंड बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। और आर्टिकल 270 की बात करें तो आर्टिकल 270 डेफिनेटली अलाउज सेंटर टू लेवी सेस एंड सरचार्ज विच सेंटर नीड नॉट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो आपकी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस एज पर इट्स फॉर्मूला, उसमें आपका सेस और सरचार्ज का जो फंड होता है उसके शेयर जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिए जाते, यानी कि ये जो सेस और सरचार्ज एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, अगर मन मर्जी किया तो ग्रांट के माध्यम से दिए जा सकते हैं। और वाइल सेस आर इम्पोज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, उसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो सेस होते हैं वो मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। और सरचार्ज क्या होते हैं? टैक्सेस ऑन टैक्सेस, यानी कि लेट्स से कि 27% मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है, जैसे पेट्रोल पर लगता है, तो जो भी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 27%, उस पर अगर फिर से टैक्स लगेगा तो आपका सरचार्ज कहलाया जाएगा। तो सरचार्ज आर टैक्स ऑन टैक्सेस और बोथ मीन टू बी टेम्पोररी इन नेचर डेफिनेटली। तो अगर हम बात करें सैलेंट फीचर्स ऑफ दिस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की, तो आप देख सकते हो ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा, ये याद रखना है। नॉन लैप्सेबल यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा बेसिकली क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो जो फंड इनको एलोकेट किए गए थे वो फंड बेसिकली लैप्स नहीं होंगे, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ये फंड ऐड हो जाएगा, है ना। तो इट विल बी ए नॉन लैप्सेबल फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इसे क्रिएट किया गया है एंड विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और आप देख सकते हैं एक्यूरेंस इनटू PMSSN वो यूटिलाइज किए जाएंगे किसके लिए? फ्लैगशिप स्कीम जैसे आयुष्मान भारत हो गए, नेशनल हेल्थ मिशन हो गई, PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गई, अलॉन्ग विद अन्य जो रिलेटेड स्कीम्स होंगी उनके लिए यूटिलाइज डेफिनेटली की जाएंगी। और फंड्स विल आल्सो बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड फॉर फ्यूचर स्कीम्स एज वेल। और बेनिफिट क्या होगा? तो डेफिनेटली enhanced access to health care through availability of owned mark resources, है ना, क्योंकि पैसे अब मिल रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सही जगह पर उपयोग करवाए जाएंगे, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार और मजबूत किया जाएगा, while ensuring amount does not lapse at the end of the financial year। ये तो बात है ही। तो बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली ये जो बेसिकली फंड है इससे आप इंपॉर्टेंट मानिए और इसके बारे में आप ये जरूर याद रखना है कि ये नॉन लैप्सेबल फंड है और बेसिकली ये जो इनको पैसे जो प्राप्त होंगे वो बेसिकली 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जो पैसे आते हैं वो इस फंड में डाले जाएंगे, अलॉन्ग विद कुछ साइलेंट फीचर जो यहाँ पर है याद रखना है। फॉर एग्जांपल इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और बेसिकली जो बेनिफिट्स होंगे या फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव है ये जरूर याद रखना है आपको। कोई भी स्कीम्स के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, अलॉन्ग विद कुछ अगर डाटा फैक्ट्स वाले जो लाइंस है वो जरूर पता होने चाहिए। और ये आप याद रखना है कि आर्टिकल 270 अलाउ सेंटर टू लेवी सेस एंड सरचार्ज विच सेंटर नीड्स नॉट टू शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। इट इज अबाउट प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन इन द कंट्री। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के प्रमोशन की बात की जा रही है, आप देख सकते हो भारत में मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो आपको हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे, मेराइन इकोसिस्टम में मिल जाएंगे, एज वेल एज डेजर्ट रीजन में से लेकर आपको रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। मोर देन 7000 प्लांट स्पीसीज इन इंडिया हैव नॉन यूज ऑफ मेडिकल प्लांट्स। और आप देख सकते हो इंडिया का अगर शेयर बात करें, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो अबाउट 17% है एंड दैट टू लार्जली इन द फॉर्म ऑफ रो हब्स, है ना। तो काफी बड़ा शेयर है कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का भारत से दूसरे देश के लिए।
17% समझ रहे हो, ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद अगर हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो इट रिक्वायर्स टू मीट रॉ मटेरियल नीड्स ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इंडस्ट्री। तो वो सब रिक्वायरमेंट तो पहले तो हो उस मेडिसिनल प्लांट में, तभी तो उससे ग्रो करवाई जाएंगी। along with crop diversification and growth of export के लिए भी डेफिनेटली मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट करवाए जाते हैं, along with to meet global trade requirement of standardized product which is free from heavy metals and other toxic impurities। और आप देख सकते हो एज ऑलमोस्ट 95% जो आयुष के प्रोडक्ट्स है बीइंग प्लांट्स बेस्ड और रॉ मटेरियल बेस्ड नीड्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। और यहाँ आप देख सकते हो स्टेप क्या दिए गए हैं। तो वी हैव मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट ऑफ नेशनल आयुष मिशन और बेसिकली दिस स्कीम सपोर्ट मार्केट ड्रिवन कल्टीवेशन ऑफ प्रायोरिटाइज मेडिसिनल प्लांट्स। कहाँ पर? तो आइडेंटिफाइड क्लस्टर या जोन्स में विद इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स। और फिर वी हैव नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती हैं। इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि जो है 100% फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और कंजर्वेशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। और आप यहाँ देख सकते हो RS 4000 करोड़ पैकेज इनिशिएट करवाए गए थे अंडर द आत्मनिर्भर भारत फॉर प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन। और अगर हम बात करें मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया के कुछ एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हो अगर गूगल वो आपका सुंदर पिचाई वाला गूगल नहीं, फिर सर्पगंधा, अर्च, अशोक, कठ, जीवानी, अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुना, ईशाबगोल, पीपल, तुलसी, आंवला, कपूर, तेजपत, दालचीनी, बीज, सदबहार, ब्रह्मणी, नीम, शातवरी, घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा कहते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है मेडिसिनल प्लांट के। 4-5 नाम आप याद रखिए, बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ही ये सिग्निफिकेंस है। और बात करते हैं आपको क्या याद रखनी है, तो आपको डेफिनेटली जो है इसमें आपको बेसिकली मेंस के लिए काम आएंगी, मेंस के लिए ज्यादा है, ये जरूर याद रखना, कभी भी वो पूछा जा सकता है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज 17%, है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। और बस और कुछ 4-5 एग्जाम्पल आप मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जरूर याद रखना। Now let's move to the next topic which is on Department of Telecommunications amended licensing norms। तो क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, तो आप देख सकते हो नाउ जो अमेंड किए गए हैं नॉर्म्स को अब जो है वो मैंडेटरी करते हैं ऑपरेटर्स को कि वो प्रोक्यूर करेंगे इक्विपमेंट ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड वेंडर्स। और दिस नॉर्म विल कम इफेक्ट फ्रॉम जून 15, 2021। तो ये जो नॉर्म्स हैं बेसिकली वो बेस्ड हैं, कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए है उस डायरेक्टिव के आधार पर ये नॉर्म्स को लाया गया है। और दिस डायरेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन December 2020 टू कंट्रोल इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट फ्रॉम नॉन फ्रेंडली कंट्रीज मेनली चाइना। क्योंकि आपको बताया चाइना जो है वो बेसिकली अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे डाटा को कैप्चर और एकोमोडेट करने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली खतरा हो सकता है, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय द चाइनीज इक्विपमेंट, चाइनीज मोबाइल, चाइनीज फोन। तो अल्टीमेटली डाटा ब्रीच का खतरा तो बनता है। और डाटा ब्रीच का खतरा तो समझने का मतलब यह है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी एक्वायर चाइना की तरफ द्वारा की जा सकती है। अभी हाल ही में एक आरोप लगा था चाइना के ऊपर कि भारत के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करने का प्रयास चाइना के हैकर्स ने किया था। और अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स, सेंटर through designated authority will have the right to impose conditions definitely for procurement of telecom equipment on grounds of national security। और फिर वी हैव हमारे पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी है, विल बी द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर दिस। और आप देख सकते हो जब हम बात करेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की, तो इट विल नोटिफाई कैटेगरीज ऑफ इक्विपमेंट जहां पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ट्रस्टेड सोर्सेज एप्लीकेबल होंगे। और फॉर दिस इक्विपमेंट ये जो आपके नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है विल नोटिफाई ट्रस्टेड सोर्सेज एज वेल अलोंग विद ट्रस्टेड प्रोडक्ट। और यहाँ आप देख सकते हो NCSC यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑल्सो नोटिफाई लिस्ट ऑफ सोर्सेज जहां से नो प्रोक्योरमेंट कैन बी डन अलोंग विथ ये जो आपके नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है बेसिकली परमिशन रिक्वायर्ड अगर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क किए जाने हैं यूजिंग द टेलीकॉम इक्विपमेंट दैट हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज ट्रस्टेड प्रोडक्ट।
तो मूव से क्या लाभ होगा, तो डेफिनेटली पोटेंशियली मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर चाइनीज वेंडर्स लाइक हुआई एंड जेटी टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर टेलीकॉम प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये खतरा है भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। भारत के डाटा को बेसिकली एक्वायर करके वो वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर जो है भारत के बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड में ये वॉर छेड़ सकते हैं। तो ये खतरा तो बना ही है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए बेसिकली ये आपका NCSC यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना होगा। और क्या वर्क है इसका, इनके बारे में भी जानना होगा। तो 2-3 वर्क हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, ये पता होने चाहिए। और बस इतना ही आपको जानना है प्रीलिम्स 2021 के लिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। इट इज अबाउट गिलगिट बल्तिस्तान असेंबली adopts resolution demanding provincial status from पाकिस्तान गवर्नमेंट। इसको जानने से पहले आप सबसे पहले गिलगिट बल्तिस्तान के लोकेशन को देखिए। यह है आप हमारा प्यारा भारत और उसका जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा। और यहाँ आप देखो ये जो आपका गिलगिट बल्तिस्तान रीजन है ये आपका पड़ता है, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ आपका लद्दाख है, और यहाँ अक्साई चीन है। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे ये जो आपका गिलगिट बल्तिस्तान रीजन है एलोंग विद ये आपका जो रीजन है ना, ये एक्चुअली पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई किए गए हैं। और ये हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आप देख सकते हो, लाइन ऑफ कंट्रोल। और फिर यहाँ आप देख सकते हो ये जो आपका ये एरिया देख रहे हो इसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया था और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने बेसिकली चाइना को दे दिया था। तो ये सारा एरिया हमारा है, बट पाकिस्तान के कंट्रोल में फिलहाल है। और यहाँ आप देख सकते हो अक्साई चीन, और ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो बेसिकली चाइना के कंट्रोल में है अभी। तो इंडिया के पास फिलहाल कहीं ना कहीं ये जो लद्दाख का पोर्शन है और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन है वो मेनली बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो, है ना। तो होप आपको ये मैप अच्छे से समझ में आई होगी और इसे क्लियर होना भी जरूरी है। और आप देख सकते हो ये जो रिजोल्यूशन गिलगिट बल्तिस्तान असेंबली ने अडॉप्ट की है, कॉल फॉर प्रोविंशियल स्टेटस along with representation in parliament and other constitutional body। तो इन सब की मांग गिलगिट बल्तिस्तान के जो निवासी है, जो लोग हैं वहाँ किए हैं। 2018 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिलगिट बल्तिस्तान ऑर्डर पास किया था which aimed at incorporating गिलगिट बल्तिस्तान as its 5th province, साथ ही साथ इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। तो जो अन्य 4 प्रोविंस थे आप देख सकते हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। और अगर हम बात करें गिलगिट बल्तिस्तान की, तो मैंने तो बोला आपको इट वाज ए पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो पाकिस्तान के कंट्रोल में सिंस 1947 फॉलोइंग इन्वेजन बाय ट्राइबल मिलिशियाज एंड पाकिस्तान आर्मी। तो आपको भी पता है पाकिस्तान आर्मी और ट्राइबल मिलिशियाज ने मिलकर भारत के इस अभिन्न अंग पर बेसिकली हमला किया था और अल्टीमेटली इसे कैप्चर करने का प्रयास किया था। उसी के बाद ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुई और अल्टीमेटली LOC ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिमार्केट कर दी गई। तो सिग्निफिकेंस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना। आप देख सकते हो गिलगिट बाल्टिस्तान लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशियन, चाइना। उसके बाद चाइनीज इंटरफेरेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहीं ना कहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन से पास कर रहा है। भारत इसमें काफी ज्यादा विरोध कर रहा है क्योंकि भारत की टेरिटरी से यह पास हो रहा है along with water and energy resources। तो आप देखो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर लाइक सियाचिन ग्लेशियर वो लोकेटेड है आपके गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। आल्सो रिवर इंडस पासेस थ्रू दिस रीजन। और अर्लियर इंडिया हैज स्टेटेड की एंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें आपका एरिया ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नो लोकल स्टैंड ऑन टेरिटरी इल्लीगली एंड फोर्सिबली ऑक्युपाइड बाय इट। तो अब बात करते हैं बेसिकली शॉर्ट न्यूज की। तो आपका पहला न्यूज है यहाँ पर FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर रेज्ड टू 74%। तो आप देख सकते हो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है ऑफ ए प्रपोजल जिसके तहत इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट किए जाएंगे और अल्टीमेटली FDI लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो फिलहाल 49% थी उसको बढ़ाकर 74% ऑटोमेटेड रूट से बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली बजट 2021-22 की बात करें तो इट हैज एक्चुअली प्रपोज कि इंक्रीज किए जाए फॉरेन ओनरशिप को एंड कंट्रोल को विद सेफगार्ड्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर।
और अल्टीमेटली अंडर द न्यू स्ट्रक्चर आप देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड में होंगे एंड की मैनेजमेंट पर्सन जो होंगे वो रेसिडेंट इंडियंस होंगे, ये याद रखना है आपको, है ना। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव कैपिटल अवेलेबिलिटी और फोस्टर कंपटीशन इन द सेक्टर, एज वेल एज जो पेनिट्रेशन है उसको भी बेसिकली बढ़ावा मिलेगा। कैसे, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ला सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पर, तो अल्टीमेटली जो पर्सन होंगे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। द नेक्स्ट इज एस्टर एक्स। तो ये एस्टर एक्स क्या है, तो आप देख लो, फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ फ्रांस इन स्पेस, है ना। क्यों किया गया, तो टू एवेल्यूट इट्स एबिलिटी so that France can defend its satellite and other defense equipment from an attack। और अस्टर एक्स की बात करें तो इज ए रेफरेंस टू द फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट जो ऑर्बिट में पुट किए गए थे 1965 में। और द न्यू यूएस स्पेस फोर्स जर्मन स्पेस एजेंसी ऑल्सो इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं इन द फ्रेंच एक्सरसाइजेज। द नेक्स्ट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, देख सकते हो ये जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट टू सपोर्ट प्रपोजल फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर, किस पर, मेडिसिनल टूल्स जो डेवलप किए गए हैं टू टेकल कोविड-19, है ना। तो अगर हम बात करें डॉक्टर विदाउट बॉर्डर की, तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है एंड ये जो है डेडिकेटेड है टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पीपल इन डिस्ट्रेस, जिसमें आपका विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए। और ये बेसिकली फाउंड किए थे 1971 में पेरिस में, और इसको नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड हो चुका है 1999 में, और फॉर इट्स पायनियरिंग ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑन सेवरल कंटिनेंट। तो देख सकते हैं डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज 1919 में मिल चुकी है, और ये पेरिस में बनी थी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, और बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रेनिंग केयर टू पीपल इन डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एंड नेचुरल डिजास्टर। और अल्टीमेटली अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो इट इज डस्ट लिक 2। तो डस्ट लिक 2 सिंपली याद रखना है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, है ना। द नेक्स्ट इज आईएनएस करंज। तो हाल ही में इंडियन नेवी की जो थर्ड स्टील्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, दैट इज आईएनएस करंज, वो कमीशन की गई है। और अगर हम बात करें आईएनएस करंज की, तो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन कह सकते हो, built under project 75 program at Mazagaon Dock Limited with technology transfer कहां से मिला है, फ्रांस से। अन्य वेसल्स अंडर दिस आर आईएनएस कलवारी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस बगीर, आईएनएस बेला, आईएनएस वैगशीर, ये अभी कंस्ट्रक्शन में आईएनएस वैगशीर। और बेसिकली स्कॉर्पियन सबमरीन की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट कैन अंडरटेक मल्टीफेरियस टाइप ऑफ मिशन, दे आर डिजाइन्ड टू ऑपरेट इन ऑल थिएटर्स। द नेक्स्ट इज रिवर तावी, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एज अ पार्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ रिवर तावी मूवमेंट, लोकल जो है वो क्लीन करना चाह रहे हैं रिवर को। और अगर हम बात करें रिवर तावी की, तो ये सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का फॉर मोर देन 7 लाख पीपल ऑफ जम्मू। और तावी के ओरिजिन की बात करें तो एक कैलाश ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, विच इज लोकेटेड इन जम्मू भादेरवा, और it flows through Doda and Udhampur district before draining into Chenab river। और चेनाब रिवर आपको पता होनी चाहिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कह सकते हो, तवा जो है वो चेनाब की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। द नेक्स्ट इज अबाउट सन टेम्पल, कोणार्क ओडिशा में है, और आपको पता होने चाहिए ये जो सन टेम्पल है, आपको सबसे पहली बात तो याद रखनी है। याद रखने की क्या बात है, इसमें सिंपली समझ सकते हो कि डेडिकेटेड है सूर्य देव को, और बेसिकली ये बिल्ड किए गए थे 13th सेंचुरी में अंडर द रिजीम ऑफ नरसिम्हा देव वन। तो ये जरूर याद रखना है, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, नरसिम्हा देव वन। और ये जो टेम्पल है वो डिजाइन किए गए इन द फॉर्म ऑफ चैरियट, और इट इज माउंटेड ऑन 24 व्हील्स ड्रोन बाय 7 हॉर्सेस, और इट बिलोंग्स टू कलिंगा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द नेक्स्ट इज अबाउट प्लेसेस इन यूज, काफी इंपॉर्टेंट है, शारदा लेक। तो शारदा लेक कहां पर है, सबसे पहले बात आप ये जानना है। शारदा लेक साइंटिस्ट हंटिंग फॉर साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ ऑन द डिस्टेंट प्लेनेट, और बेसिकली ये जो है उसके लिए डाटा गैदर फ्रॉम शारदा लेक उसकी मदद ले रहे हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं शारदा लेक की, तो ये मिल्ड साइज क्रेटर लेक कह सकते हो, कहां पर लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न टर्की में विद इन द बुर्दुर प्रोविंस। तो सीधा याद रखना है आपको कि शारदा लेक कहां पर है, तो बेसिकली आपका कहां पर है, तो आपका है टर्की में। तो ये याद रखना है आपको, और ये याद रखना है आपको कि इट हैज ए हाईली concentration of magnesium ions and it is highly alkaline।
और आप दूसरा न्यूज़ है आपका फ्रेंच पोलिनेशिया है, और क्या कंटेक्स्ट है बेसिकली, तो रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर टेस्ट बाय फ्रांस जो 1960s और 70s में की गई थी, इट हैज अफेक्टेड मोर देन 1,10,000 पीपल इन फ्रेंच पोलिनेशिया। और फ्रेंच पोलिनेशिया की बात करें तो ओवरसीज बेसिकली कॉलोनी या फिर क्वाड टेरिटरी ऑफ फ्रांस कह सकते हैं, लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक, है ना। तो ये याद रखना, फ्रेंच पोलिनेशिया साउथ पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, ये आपका टोटल पैसिफिक ओशियन है, और फ्रेंच पोलिनेशिया यहाँ लोकेटेड है। और इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 आइलैंड्स एंड अटोल, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड बीइंग तहीती। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।